Bismillahirrahmanirrahim. Today, lecture 2, first year biology, subject first year biology. So, dear student, today we will discuss cell theory. What is cell theory and how it came into being? That the cell theory was presented by, first of all, we will talk about who presented the cell theory. Cell theory are presented by two scientists, Sheldon and Schwann, in 1839. So, do you know Sheldon was a botanist, and Schwann was physiologist. Both of these scientists present a theory that is called what cell theory. इन दोनों ने एक theory present की जिसे हम कह सकते हैं cell theory. उसको नाम दे दिया गया cell theory. सेल के बारे में कुछ अहम पॉइंट्स इन्होंने प्रेजेंट किए जो बाद में बन गई क्या चीज, सेल थ्योरी. पहले हाइपोथेसिस बनते हैं, इन लोगों ने हाइपोथेसिस पेश की सेल के बारे में. जब उनको कंफर्म करते गए तो फिर ये बन गई क्या चीज, सेल थ्योरी. तो सेल थ्योरी के कुछ खास पॉइंट्स थे, कुछ अहम पॉइंट्स क्या थे. पॉइंट्स ये थे, उसमें नंबर 1 पॉइंट्स क्या था कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे पाए जाते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे बने हैं किस चीज से, सेल से. सेल या तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होंगे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वन सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और या तो ये होंगे व्हाट, सिंगल सेल को हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर. और दूसरे जो है हम उसे कह सकते हैं जो ज्यादा सेल होंगे जिस ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि ह्यूमन है. सिंगल सेल में क्या आता है, बैक्टीरिया आता है. क्या चीज आती है उसमें, बैक्टीरिया आती है. मल्टीसेलुलर में क्या आते हैं, मल्टीसेलुलर, उसमें आते हैं ह्यूमन. सिंपल एग्जांपल हम लेंगे कॉमन लाइफ से रिलेटेड, ह्यूमन बीइंग जो हम सब है. दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. व्हाट डज इट मीन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. ज़हन में रखिएगा कि स्ट्रक्चरल मतलब ये है कि ये जो हमारी बॉडी बनी हुई है ये स्ट्रक्चर है ना. हमारी बॉडी जो आप लोगों को नजर आती है, आप लोगों को खुद आईने में देखते हैं आपको अपनी बॉडी नजर आती है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया ना. तो सेल जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट है. और स्ट्रक्चरल यूनिट में क्या क्या आते हैं कि सेल्स है, मुख्तलिफ सेल्स है, आई के सेल्स है, मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप सेल्स हो गए ना. दूसरे टाइप के सेल्स है ब्रेन सेल्स है, उन्होंने ब्रेन को शेप दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आई को स्ट्रक्चर दिया हुआ है, नोज को दिया हुआ है, माउथ को दिया हुआ है. तो आपके पास ये हो गया स्ट्रक्चरल यूनिट. दूसरी बात फंक्शनल यूनिट. फंक्शनल यूनिट किस तरह है, अगर आप खाना खाते हैं उसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसके जो मैकेनिज्म है, जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज है वो कहां पर होते हैं, ये फंक्शंस है. कहां पर होते हैं, सेल्स में होते हैं. सेल्स के अंदर आपके पास सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस है. फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस. आपने कुछ खा लिया जिसमें थे कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन होगी, ग्लूकोज था उसमें, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस. तो ग्लाइकोलाइसिस होगी, क्या चीज होगी, ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस की वजह से हमें क्या मिलेगा, एटीपीज मिलेंगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी, करेंसी ऑफ एनर्जी जिसे हम कहते हैं. तो फंक्शनल यूनिट हो गया ना. हम अगर डेली लाइफ की एक्टिविटीज करते हैं तो अगर सेल में फंक्शन नहीं होगा, मेटाबॉलिक पाथवेज नहीं होंगे, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा, तो हम अपने फंक्शंस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते. तो इन फंक्शंस के लिए, हमारे डेली लाइफ के आम फंक्शंस के लिए भी जरूरी है कि हमारे सेल में केमिकल रिएक्शंस हो. तो सारे फंक्शन किस चीज से होते हैं, सेल से होते हैं, क्योंकि बॉडी सेल्स से बनी होती है. तो हम जितने भी फंक्शंस करते हैं वो किस वजह से करते हैं, सेल्स की वजह से करते हैं. तो इसलिए हम कहते हैं कि सेल जो है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है आप लोगों के पास. तीसरा पॉइंट जो है, हम कहते हैं कि आपके पास और सेल्स है, सेल से ऑलरेडी मौजूद है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो आपके पास पड़ी हुई सेल्स है, सेल्स. अब इन सेल्स के साथ क्या होता है, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, एक टाइम आता है ये मैच्योर हो जाते हैं, इसकी और ग्रोथ नहीं होती. जब और ग्रोथ नहीं होती तो क्या हो जाता है, वहां पर इसकी डिवीजन हो जाती है, माइटोसिस हो जाती है इसके अंदर. कुछ सेल्स में जो सिंगल सेल है बैक्टीरिया, उसमें बाइनरी फिजन हो जाता है. क्या चीज हो जाती है, बाइनरी फिजन, सेल डिवीजन हो जाता है. और सेल डिवीजन के
वजह से, सेल डिवीजन की वजह से आप लोगों के पास क्या आता है, न्यू सेल्स आते हैं। क्या चीज बन जाती है, न्यू सेल्स बन जाती है। अब एक और पॉइंट है जो पहले मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया फंक्शंस के साथ कि ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस टेक प्लेस विद इन द सेल। सेल के अंदर सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। मेटाबॉलिज्म जितनी भी है, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है। सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वो सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस में कॉमन एग्जांपल मैं आपको दूंगा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, वो सब क्या क्या है आपके पास है, बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन किस चीज के लिए होती है, याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज भी हो सकता है, लिपिड्स के लिए। किस चीज के लिए, लिपिड्स के लिए। क्या चीज, बीटा ऑक्सीडेशन। लिपिड्स के लिए होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है ना। दूसरा मैं आपको बता देता हूं, चलो देखते हैं, डीएमिनेशन। डीएमिनेशन ये किस चीज के लिए होती है, ये प्रोसेस मेटाबॉलिक पाथवे है, प्रोटीन्स ब्रेकडाउन। यहां पर लिपिड ब्रेकडाउन होता है। एक और बात है, याद रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस, जो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट को पता होता है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या चीज है। तो इसमें होता है क्या, ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट, ग्लूकोज। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होती है इसमें। अच्छा, तो ये तो हो गया मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज होती है, न्यूक्लियस के अंदर अगर आपके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक सेल है, तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। आपके पास जो है डीएनए, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल, जैसा कि आप देखते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों का कंपैरिजन करें तो बच्चे बिल्कुल पेरेंट्स की तरह होते हैं, अपने पेरेंट्स की तरह। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहां से आते हैं, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स की वजह से ये ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जो है सेल एज द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, हम इसे ये भी कह सकते हैं कि सेल एज द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, it will transfer the characteristics from parent to offspring। तो ये parent से offspring को characteristics transfer करते हैं through what, cell division हो जाती है, उसमें DNA transfer हो जाता है, कुछ reproduction के तो through transfer हो जाते हैं। तो यही है कि DNA आप लोगों के पास क्या है, genetic material है, और ये मौजूद होती है अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक जिसे हम कहते हैं। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ये कहां पर पाए जाएंगे, आपके पास न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंडेड, a compact nucleus। और अगर ये प्रोकैरियोटिक है, आपके पास बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल में कहां पाए जाएंगे आप लोगों के पास, ये अगर बैक्टीरियल सेल को आप देख लें माइक्रोस्कोप में, तो आपके पास जो डीएनए है वो सस्पेंडेड होगा, उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, उसमें फाल्स न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं, या न्यूक्लियाइड भी कह सकते हैं। तो सेल डिवीजन हो जाती है, जिसकी वजह से डीएनए पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर हो जाता है और कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं सेल इज द बेसिस ऑफ हेरेडिटी, और डीएनए दैट आर प्रेजेंट विद इन द सेल इज द बेसिस ऑफ हेरेडिटी। आप देखते हैं, मैंने ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ सेल थ्योरी प्रेजेंटेशन बिकम पॉसिबल, how the cell theory originate, how the cell theory origination become possible, due to what, due to microscope। याद रखिए, अगर माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन नहीं होती तो क्या हो जाता, आपके पास सेल थ्योरी नहीं आ जाती। लोग अगर सेल थ्योरी पढ़ते हैं आज, तो उसका क्रेडिट माइक्रोस्कोप को भी जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, जब ये एमसीक्यूज में लिख ले, रॉबर्ट हुक की इन्वेंशन जो हुई थी, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, उसने सेल को क्या किया था, डिस्कवर किया था। 1965 में सेल को डिस्कवर किया था, 1665 में उसने सेल को डिस्कवर किया था। तो उसकी वजह से आपके पास सेल थ्योरी की प्रेजेंटेशन पॉसिबल हो गई। अब एक और पॉइंट जो आपको कोई नहीं बताएगा, सेल थ्योरी में एक और कंट्रीब्यूशन है, किसकी, रुडोल्फ वर्चुव
एक पैथोलॉजिस्ट था जिसे हम फादर ऑफ पैथोलॉजी भी कहते हैं। व्हाट? फादर ऑफ पैथोलॉजी। इसने काम किस चीज पे किया था? इन्फेक्शियस डिजीज पे किया था। इसने डिजीज पे काम किया था और इसकी कंट्रीब्यूशन ये थी कि ये वाला जो पॉइंट है ये इसने प्रूव किया था कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और एक और बात इसने कही थी कि सेल इन्फेक्शंस जो है, इन्फेक्शन आर कॉज्ड within the cell। सेल के अंदर आप लोगों के पास इन्फेक्शंस पाया जाएगा। सेल्स जो इन्फेक्शन ह्यूमन में, अगर आपको आप देखिए ह्यूमन इन्फेक्टेड है, जैसे कि आप देखते हैं कि कोरोना वायरस से ह्यूमन इन्फेक्टेड है आजकल एपिडेमिक से, तो वो कहां? लंग्स के सेल्स में ये इन्फेक्शन काज हुई है। एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन जो है वो हुई थी, रोमन्स ने की थी 12th सेंचुरी में। और उसके बाद जब रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया तो इसमें काम होता जा रहा था। तो क्या हो गया कि शेल्डन एंड श्वान जो नामवर साइंटिस्ट है उन्होंने एक थ्योरी प्रेजेंट की जिसे हम कहते हैं सेल थ्योरी। अब एक और पॉइंट है जो वायरस के बारे में है। अब तक ये लॉ क्यों नहीं बनी? ये थ्योरी है। इस थ्योरी में ड्रॉबैक्स है आप लोगों के पास। क्या है ड्रॉबैक्स? है एक ड्रॉबैक क्या है? जो वायरस है, ये वायरस पे इसका पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड फ्रॉम सेल। तो वायरस जो है, वायरस इज नॉट अ सेल, इट इज अ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एसेलुलर ऑर्गेनिज्म, it means the theory is not implemented on what viruses। वायरस पे हम इस थ्योरी को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये अब तक थ्योरी ही रह गई है, क्योंकि ये वायरस पे इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। वायरस एसेलुलर है। दूसरी बात, ये लिविंग एंटिटीज के लिए है। और समटाइम हम ये भी कहते हैं कि वायरस इज ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। समटाइम इट बिहेव लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड समटाइम इट बिहेव लाइक अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। विद इन द होस्ट के अंदर ये आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेगा, इन्फेक्शन काज करेगा। लेकिन अगर ये होस्ट से बाहर हो तो ये क्या होगा? क्रिस्टल फॉर्म में होगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये जो है वायरस पे इंप्लीमेंट नहीं होती, एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? एमसीक्यूज है आप लोगों के पास, ईटा में आ सकता है। सो थैंक यू, ये था आप लोगों का आज का लेक्चर। एंड सब्सक्राइब और चैनल मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। द अलिफ लर्निंग एकेडमी, आप लोगों को बहुत फ्रूटफुल मटेरियल मिलेंगे इंशाल्लाह। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। और हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या क्या गलतियां हैं, या कोई चीज रह गई हो जो आपको चाहिए, या कोई टॉपिक जिसपे आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो, या कोई टॉपिक हो जो जिसमें आपको तकलीफ हो रही हो, आप समझ नहीं सकते, तो आप जरूर बताइएगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।